नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग ने बहुत दिनों से बोल रहे थे सर थ्योरी पढ़ाइए, तो आज मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और साइंस का चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे हम। उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर का जितना भी सेट इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है हम लास्ट में क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो वीडियो को आप लोग जो है बने रहें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं कि जिसको आप टाइम दीजिएगा खुद वो जो है आपको एक दिन टाइम पे काम आएंगे। इसलिए बहादुर, जब आपको पढ़ना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। जब टाइम आप दे देते हैं एक बार अच्छे से तो वो चीज़ आपका हो जाता है, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक एक क्वेश्चन को इतनी अच्छे से समझाएंगे कि आपको दिमाग में अट जाएगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उससे निवेदन है कि आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो वो कमेंट करके हमको बताइए, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोग फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि 2 चैप्टर को मैंने कवर किया है। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, सारे हम वीडियो के लास्ट में मॉक टेस्ट लगाएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो पे जो है जितने भी अधिक किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आर्मी का टेक्निकल हो या आर्मी का जीडी हो या ट्रेडमैन हो या क्लर्क हो या एनए हो, उसको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और जो भी वनडे एग्ज़ाम है और उसमें साइंस दिया है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छा से देखें। आज का जो हम वीडियो साइंस में कवर करेंगे फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स पहला ही क्वेश्चन उठ के आता है, फिजिक्स किसे कहते हैं और फिजिक्स का पिता कौन है, भौतिक विज्ञान का पिता कौन है। वैसे तो भौतिक विज्ञान का जो है, भौतिक विज्ञान का अलग अलग परिभाषा है जो हमने यहाँ पे बताएंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्य और उसकी परंपराएं क्रियाओं का अध्ययन होता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान का फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं वो हम लोग समझते हैं। वैसे भौतिक विज्ञान में बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं अहम भूमिका निभाए, जैसे गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, तो सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाए हैं। लेकिन मूल रूप से फिजिक्स का पिता जो है न्यूटन को कहा जाता है। तो हम लोग चलते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक, मापने को मात्रक कहते हैं, ठीक है। मात्रक होता है यूनिट। जो भी कोई भी सामान हम मापते हैं तो उसके लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ता है, बटखरा की ज़रूरत पड़ता है। मूल बात समझे तो मूल मात्रक कितनी है और मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ये समझा रहे हैं। मूल मात्रक उसे कहते हैं जो कि वो किसी से डाइवर्ट होके नहीं बना, वो खुद बना है, वो खुद में अपना मात्रक, उसे मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न कहते हैं जो मूल मात्रक से बना हुआ है, ठीक है। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आगे चल के हम इसको समझा रहे हैं। और तीसरा वर्ड है भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है। ये किसी अन्य मानक पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। जो किसी पर निर्भर नहीं होता, जस्ट हम पहले बोले जो किसी पर निर्भर नहीं होता है उसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और जो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना है उसे जो है ड्राइव व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ड्राइव यूनिट कहते हैं। चलते हैं आगे। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति जो है इसका फुल फॉर्म यदि बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। 1957 ईस्वी में जो है इस पद्धति का जो है भारत में लागू किया गया था। और इसका एक ही मकसद है कि बहुत सारा देश इस फंडामेंटल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में भाग लिया था और वहाँ पे जो है मूल मात्रकों की संख्या रखा गया है। तो यहाँ बोलता है एसआई में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, ठीक है। एसआई में जो एसआई सिस्टम बना, सारे देश जो बैठा उसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी है 7 और संपूरक मात्रकों की संख्या 2 है। अब कौन कौन है आगे हम लोग चलते हैं। जैसे लंबाई,
एसआई सिस्टम में बोला गया कि लंबाई को आप जो है हमेशा मीटर में मापिए, ठीक है, और समय को सेकेंड में मापिए। इसका सिंबल है एस। द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसका सिंबल है केजी, और ताप को केल्विन में। और ये याद भी रखना आपको, ताप का बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ताप को केल्विन में, इसका सिंबल क्या है के। विद्युत धारा को एम्पियर में, ये भी याद रखना है, और ये ए। अब पदार्थ की मात्रा को मोल में, और इसको MOL से सूचित करते हैं। आगे चलते हैं, ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला से सूचित करते हैं। ये था मूल मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। अब जो है एसआई सिस्टम में जो है संपूरक मात्रक है वो 2 है। वो कौन है, समतल कोण, ठीक है, उसको रेडियन में, और घन कोण स्टेरेडियन में, ठीक है, उसका जो है संकेत है RAD, और इसका है SR। अब चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, जो मूल मात्रक से बनता है। आगे चल के इसको और अच्छे से समझाएंगे हम। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के संपूर्ण समुच्चय को मानक की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। अब प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो वो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है ना, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष पारसेक एवं अत्यंत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने का ये मात्रक है। पारसेक और प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये दोनों जो है दूरी मापने की इकाई है, याद रखिएगा। दूरी मापने की इकाई है पारसेक और प्रकाश वर्ष, ठीक है। पारसेक और प्रकाश वर्ष में जो है पारसेक बड़ा होता है, पारसेक, और प्रकाश वर्ष क्या होता है, छोटा होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक कहलाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर, ये होता है। दूसरी बात, चलते हैं आगे। आगे हम समझेंगे एक एक चीज़ को। समझने के बाद जो हम सेट लगाएंगे, सारा क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा यहीं से। अब देखिए यहाँ पे ये है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आयतन, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। सबको हम मीटर से मापते हैं, इसीलिए मीटर क्यूब। आयतन को मीटर क्यूब, घन को किग्रा पर मीटर क्यूब में मापते हैं। बल बराबर क्या होता है, फार्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण, इसलिए बल बराबर क्या होता है, इसका बल बराबर होता है किग्रा गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और द्रव्यमान का केजी, इसीलिए ये क्या हुआ, किग्रा गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को, ये पूरे को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो कभी कभी आता है बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यदि न्यूटन नहीं रहेगा तो किग्रा गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है शक्ति। शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर फार्मूला होता है कार्य बटे समय, ठीक है, कार्य बटे समय। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल और समय का सेकेंड, इसलिए जूल सेकेंड इन्वर्स होता है इसका, ठीक है, जूल सेकेंड इन्वर्स होता है। इसे वाट भी हम लोग कहते हैं। चलते हैं आगे चलते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इसका फार्मूला है। वेग का फार्मूला क्या है, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं, याद रखिएगा। विस्थापन को हम लोग मीटर में और समय को सेकेंड में, इसीलिए हो जाता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय, इसका फार्मूला है वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग में परिवर्तन को हम लोग मीटर में पर सेकेंड में मापते हैं, और सेकेंड को क्या, समय को सेकेंड में, इसलिए ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए त्वरण का याद रखिएगा, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल का अभी तुरंत पढ़े हम लोग, न्यूटन होता है, और विस्थापन का मीटर। तो इसका जो है क्या होता है, न्यूटन गुना मीटर, इसलिए इसको जूल भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं। क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसलिए मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ये हुआ आपका व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब होता है
क्या कि ये व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारा हो सकता है, काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारा हो सकता है। मैक्सिमम जो हम लोग समझ में आ रहा था वो हम लोग कवर किए। अब आते हैं 10 की घात की प्रणाली। जब हम लोग 6-7 में क्लास में होंगे तो हम लोग को पढ़ाते होंगे 10 की घात की प्रणाली, वही है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो जो माइनस में होगा, ठीक है, वो इस साइड है। माइनस का मतलब क्या हो गया? माइनस का मतलब हो गया जैसे 10 पावर -2 है, 10 पावर -2 है, मतलब क्या, 1/100, 1/100, ठीक है। इसको थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं। 1/100 को हम लोग क्या कहेंगे? 10 पावर -2 कहेंगे। इसी तरह से 10 पावर -9 है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? 1/10 पावर 9, मतलब 9 को 0। तो इतनी बड़ा नहीं लिखने के लिए हम लोग क्या किए? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया? सजा दिया गया, घात के रूप में सजा दिया गया। इसीलिए इसको हम लोग घातांक के रूप में भी समझते हैं। तो सबका नाम अलग अलग है, हम लोग नाम याद करेंगे। जैसे 10 पावर 18 हेक्सा कहते हैं, 10 पावर 15 ये पेंटा कहते हैं, 10 पावर 12 ये टेरा कहते हैं, 10 पावर 12 टेरा, 10 पावर 9 गीगा, 10 पावर 6 मेगा, 10 पावर 3 किलो, 10 पावर 2 हेक्टो और 10 पावर 8 डेका, ठीक है। इसी तरह से अब माइनस में आते हैं कि 10 पावर -1 को हम लोग क्या कहते हैं? डेसी। 10 पावर -2 को क्या कहते हैं? सेंटी। 10 पावर -3 को क्या कहते हैं? मिली। और इसका संकेत इधर दिया हुआ आप लोग देख भी सकते हैं। उसके बाद जो है 10 पावर 6 को माइक्रो, 10 पावर 9 को नैनो। यहाँ समझिए 10 पावर +9 रहेगा तो वो उसको गीगा कहेंगे, माइनस रहेगा तो नैनो कहेंगे, और +6 रहेगा, 10 पावर +6 तो उसको मेगा कहेंगे, और 10 पावर -9 रहेगा तो उसको माइक्रो कहेंगे। इसी तरह से 10 पावर -12 को पीको। ये SSC GD क्वेश्चन पूछ लिया है, और इसको टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था 10 पावर 15 को, पेंटा को, ठीक है। तो 10 पावर जैसे -18 है तो इसको एंटो कहते हैं। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए और शॉर्ट में लिखें, इसीलिए इस 10 पावर 10 के घात में हम लोग इसको याद करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? तो 10 पावर -6 होता है। 1 पिको बराबर कितना होता है? 10 पावर -12 होता है। ये याद रखना जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मूल रूप से नैनो, पिको, माइक्रो, ये 3 को याद रखना मूल रूप से। चलते हैं आगे है वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। 2 प्रकार की राशियाँ होता है, एक सदिश, एक अदिश। तो अदिश राशि का है जिसमें केवल और केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, खाली मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर करेंगे, अदिश राशि कहेंगे। वो सब कौन है? जैसे में हम लोग लेते हैं उदाहरण, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा इत्यादि और सब भी है, जो उस सबको क्या कहेंगे हम लोग? अदिश राशि कहेंगे। और जिसमें क्या, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पे है वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ। अब जैसे बल लगा हुआ, तो बल जिसमें लगा हुआ रहेगा वो सब सदिश राशि हो जाएगी। जैसे बल आघूर्ण, चूँकि बल सदिश राशि है तो इसीलिए बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। वेग, संवेग, ये सब क्या हो गया? सब सदिश राशि है। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन। इस तरह से आप लोग समझिए, बाद में हम लोग टेस्ट लगाएंगे, टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, एक निश्चित दिशाओं में 2 बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, अभी हम तुरंत बताएं आपको। और इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है GD को कि विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का SI मात्रक बहादुर मीटर होता है।
इसी प्रकार से वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं और यह एक सदिश राशि है। वेग क्या है? वेग आपका सदिश राशि है। और वस्तु का जब विस्थापन होता है, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है और एक वस्तु यहाँ, वो वस्तु उठ के यहाँ चला है, तो यहाँ से यहाँ तक जो आया उसका जो विस्थापित किया गया, उस जो उसमें लगा वेग, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ये क्या होगा? सदिश राशि। और इसको क्या किस में मापेंगे? मीटर पर सेकेंड में मापेंगे। किस में मापेंगे? मीटर पर सेकेंड में मापेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण आपका कैसी राशि है? तो त्वरण है आपका सदिश राशि। त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण है आपका सदिश राशि। त्वरण एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या हुआ? इसका एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। याद रखिएगा, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल करते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब एक समय अंतराल होता है, उसमें जो जितने भी दूरी तय करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। संपूर्ण मार्ग, मान लीजिए कोई आदमी इस बिंदु से चला, इस बिंदु से चला, एक निश्चित समय में इस बिंदु तक पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई हुआ वो लंबाई क्या हो गया? वो लंबाई आपका दूरी हो गया। उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। और दूरी जो है वो क्या है? वो अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम है, दिशा नहीं है। ठीक है। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। उस दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग। तो मैंने पहले ही बता दिए थे आपको कि यदि वेग सदिश राशि है तो कोणीय, उसमें जो भी लग जाए, कोणीय वेग लग जाए तो वो भी सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो है ना कोणीय वेग का जो है ना मतलब ओमेगा से सूचित करते हैं हम लोग। और कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। कोणीय मात्रक का क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। मेरे साथ आप याद कीजिए सब मिलके, तभी आपको याद रहेगा। और यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि। चूंकि वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है, इसीलिए कोणीय वेग भी सदिश राशि है। बल सदिश राशि है, इसीलिए बल आघूर्ण भी सदिश राशि होगा। ठीक है। जब कोई, अगला है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ता मार्ग पर गति करती है तो इसे वृत्त गति कहते हैं। कोई भी वृत्त है, उस पर गति कर रहा है, कोई भी वस्तु घूम रहा है इसी पर, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वृत्तीय गति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? वृत्तीय गति कहेंगे। वृत्तीय गति त्वरित गति है क्योंकि वे वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल रही है। हाँ, सही बात है कि वेग की गति जो है वो त्वरित गति है क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जो है उसका वेग की दिशा बदल रही है। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट किए। अब कुछ यंत्र है बहादुर और उसका उपयोग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और ख़ास करके आर्मी की एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको याद करना, जैसे बैरोमीटर। ठीक है। बैरोमीटर का उपयोग क्या है? वायुमंडल दाब मापने के लिए। बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापा जाता है। लेक्टोमीटर से दूध की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। उसी तरह से एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। सीधा आपेक्षिक तरल पदार्थ की जो है ना आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। एक हाइड्रो होता है, एक हाइग्रो होता है, दोनों देख लीजिए यहीं पे है। हाइग्रो जो होता है सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए या सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए जो है हम लोग
क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर का करते हैं। और तरल पदार्थ की जो है, जो तरल पदार्थ की जो है सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर की प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर, ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर, अमीटर विद्युत धारा को प्रयोग करने के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर को अभी उधर डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के, तब तक आप जानिए विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनेमोमीटर, ये गैसों का दाब सापेक्षिक घनत्व, ये मैनेमोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। सिस्मोग्राफ, ये भूकंप को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ लगा जाता है। और पूरे भूकंप को अध्ययन करने के लिए सिस्मोलॉजी। ठीक है। बोल्ट मीटर, बोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। बोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर में है गैल्वेनोमीटर से जो क्या मापा जाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति और सापेक्षिक घनत्व, कितनी डेंसिटी से जा रही है विद्युत धारा और कितनी उपस्थित है प्रेजेंट में, वो जो है गैल्वेनोमीटर से हम लोग मापते हैं। पायरोमीटर, उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर। ये सारा मेरे पीछे वीडियो में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। यदि आप नहीं देखे हैं मेरे वीडियो को तो साइंस वाला पोर्शन जाके देखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर जो है ये सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं एक्टिनोमीटर से। अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने की इकाई है अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने की इकाई क्या है, अल्टीमीटर। फेदोमीटर है समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या है, फेदोमीटर। ओडोमीटर है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी, उसको किस में मापते हैं हम, 16 नंबर में ओडोमीटर में, इसमें मापते हैं ओडोमीटर में। और कैरेटोमीटर से स्वर्ण की शुद्धता मापते हैं। स्वर्ण की शुद्धता किससे मापते हैं, कैरेटो, शुद्ध सोना 24 कैरेट का। और किस में मापते हैं, कैरेटोमीटर। ये जो है ना आपके सुनार के पास जो है ना, जो अच्छे सुनार है उसके रंग लगे रहते हैं। स्फेग्नोमेनोमीटर, ये रक्तचाप मापने की इकाई है। स्फेग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने की इकाई है। 19 नंबर लक्समीटर, ये प्रकाश की तीव्रता मापती है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। स्टेथोस्कोप, ये जो है हृदय की गति सुनने के लिए मापा जाता है। स्टेथोस्कोप जो है हृदय की गति सुनने के लिए मापा जाता है। सोनार जो है समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में जो है डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार। और ऑक्सीनोमीटर, ये पौधों की वृद्धि दर को ऑक्सीनोमीटर कहते हैं। पौधों की वृद्धि दर को ऑक्सीनोमीटर कहते हैं। और फेनोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापते हैं। फेनोमीटर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और टेकोमीटर जो है वायुयान या मोटर नाव की गति जो है मापते हैं हम लोग किससे, टेकोमीटर। इसलिए 25 इंपॉर्टेंट था, हम इसको कवर करके आपको करा दिए। एक बार आप लोग रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। आगे है आपका इसी में आगे है आपका नमन कोण। ठीक है। नमन कोण क्या होता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है, क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाते हैं उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। ठीक है। मान लिया जाए विषुवत रेखा है, यहाँ पे दिया गया है विषुवत रेखा पर नमन कोण जो है 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेक्निकल वाले बिल्कुल याद रखिए कि विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, परंतु इसका मान जो है लगभग 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक है। यहाँ इस तरह से जो है ना इसका फंडामेंटल जो शॉर्ट तरीके से था हम लोग कवर किए। वैसे भी बहुत क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इतना ही हम लोग याद किए। दूसरा चलते हैं हम लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के बाद फिर लास्ट में जो है हम लोग यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन को कवर करके हम लोग एक टेस्ट देंगे और उस टेस्ट को हम लोग मिल के एंजॉय करेंगे। चलते हैं
विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सीधी सीधी बात बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहले बता दिए थे। एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। और ये इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, याद, बस इतना ही याद रख लेना आपको। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यंत्र है, तो वोल्ट मीटर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले एक यंत्र है। इसे 10⁻⁻6 एम्पियर तल के विद्युत धारा को मापा जा सकता है। अगला है, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालक की चालकता कहते हैं। इसे ओम से हम लोग डिनोटेड करते हैं। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध, ये सब जो है क्या है, ये सब है अओमीय प्रतिरोध। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इससे विद्युत परिपथ में जो है, यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ विद्युत परिपथ में जो है इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आकर्षित करती है। ये रेखाएं यहाँ घनी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक तथा जहाँ विरल होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर परिणाम क्षेत्र की दिशा में प्रदर्शित करती है। आगे है, वे वस्तु जिनकी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबक उत्पन्न करता है उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक चुंबक क्षेत्र यहाँ है, दूसरे यहाँ है। यदि हम यहाँ पे किसी वस्तु को रखें तो ये जो है अपना चुंबकीय यहाँ बना रहा है, तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया। इस तरह की पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे बिस्मथ, सोना, तांबा, चांदी, हीरा, नमक, जस्ता, जल आदि, ये सब क्या है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की उदाहरण है। वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, कपड़ा इत्यादि, ये सब क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। लोहा चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से अधिक गर्म करने पर वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सब इसका उदाहरण है। इस तरह से हम लोग का ये सेशन खत्म हुआ। अब थोड़ी सी है यहाँ पे बचा हुआ, वह उच्च ताप जिस पर लोहा चुंबक पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बदल जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्यूरी ताप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूरी ताप किसे कहते हैं, वह उच्च ताप जिस पर लोहा चुंबक की पदार्थ अनुचुंबक पदार्थ में बदल जाता है उसे हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। लोहा एवं निकेल का क्यूरी तापमान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस और 358 डिग्री सेल्सियस। निकेल का 358 डिग्री सेल्सियस और लोहा का 770 डिग्री सेल्सियस है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक वह चुंबक होता है जो कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, तो इसलिए अस्थायी चुंबक जो है
अस्थाई चीज़ से बना जाता है, इसीलिए इस्पात सबसे कठोर है। जो जितना कठोर है वो उतना अस्थाई चुम्बक बनाएगा। तो इस्पात सबसे कठोर है इसलिए अस्थाई चुम्बक बनाएगा, और नर्म लोहा से वो अस्थाई चुम्बक बनता है। अस्थाई चुम्बक जो है किससे बनता है? नर्म लोहा से प्रयोग करता है, क्योंकि उतना ये अस्थाई नहीं है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को तीनों तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला है, पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय अमयोत्तर और भौगोलिक अमयोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिग्पात कोण कहते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है, वायुमंडल में प्रति इकाई घन आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इस तरह से हम लोग जो है अभी पूरा थ्योरी इसका कंप्लीट किए 2 चैप्टर का। उसके बाद अभी जस्ट जो है हम लोग एक सेट लगाने वाले हैं, और वो सेट जो है इसी चैप्टर से आधारित होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अभी हम जस्ट जो है आपको सेट पर ले चलते हैं, और सेट का नियम क्या है, आपको भी मारना है। टोटल क्वेश्चन इसी 2 चैप्टर से रहेगा। तो चलते हैं हम लोग सेट पे, चलते हैं हम लोग सेट पे। अभी जस्ट जितने भी हम थ्योरी हम लोग पढ़ें वो सारे थ्योरी का जो है क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको, और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं तो क्वेश्चन को आप लगाइएगा। जिसका आंसर आप जान रहे हैं वो फटाफट कमेंट में आप करते जाइएगा, ठीक है। हमारा मकसद एक ही है बहादुर, आप लोग को सफलता तक पहुंचाएंगे। हम जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ही परचम लहरेगा और मेरा ही सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, और आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए। चलते हैं, आज का फिजिक्स क्लास का जो सेट 1 होगा वो सभी प्रश्न अनिवार्य होगा, एवं सभी प्रश्न का अंक जो है समान होगा। आपको फटाफट मारना है। पहला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ए रदरफोर्ड, बी न्यूटन, सी केपलर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। फटाफट बताइए, भारत में एसआई पद्धति कब लागू हुआ? 1971, 1857, 1957, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं, आप फटाफट मारिए इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1957 ईस्वी में। चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है, आपको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो ए 3, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, डायन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का SI मात्रक क्या होगा? जूल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय की, बी प्रकाश की, सी धारा की, डी दूरी की। इसके राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी की। अगला क्वेश्चन है, बल की SI मात्रक क्या है? ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। तो बल का SI मात्रक क्या है बहादुर? अभी जस्ट बताएं, बल का SI मात्रक न्यूटन है। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही वीडियो से आप ये वीडियो देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में। साइंस के पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रकाश वर्ष जो है दूरी के मात्रक है, समय की मात्रक नहीं है। बाकी ये सब समय का मात्रक है। चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पे। आप फटाफट मारिए, चूँकि अभी तुरंत पढ़ाए हैं हम। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगी दूरी की। चलते हैं, ल्यूमेन किसका मतलब है, किसका मात्रक है? सीधा एक मिस्टेक हो गया। लुमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता की, ज्योति फ्लक्स की, और प्रयुक्त में से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योति तीव्रता की ल्यूमेन है। चलते हैं, भौतिक मात्रक ज्योति इकाई है किसका? सीमेक्स, टेस्ला, लैक्स, वेबर।
तो लैक्स जो है ज्योति की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर। विद्युत मात्रा का इकाई क्या है? एम्पियर है। चलते हैं एसआई सिस्टम में लेंस की शक्ति को का इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। इसे डी से सूचित करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वेग। अभी जस्ट बताए हैं कि वेग जो है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो ये तीनों जो है आपका, ये तीनों क्या है? ये अदिश राशि है। संवेग क्या है? आपका सदिश राशि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन अदिश राशि है ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग, उपर्युक्त में से सभी। तो अदिश राशि है ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। बाकी ये दोनों क्या है? ये दोनों है सदिश राशि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बैरल में कितना लीटर होते हैं? ए 169, बी 159, सी 149, डी 109। तो इसका राइट आंसर होगा 159 लीटर। चलते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए 17 नंबर का आंसर क्या होगा? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणा 10 प्रकाश वर्ष, 32.6 प्रकाश वर्ष, 3 प्रकाश वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका बहादुर। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? ए वेग, बी चाल, सी विस्थापन, डी बल। फटाफट मारिए, अभी जस्ट पढ़ाएं आप लोग को, फटाफट बताइए। तो इसका कहते हैं विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन को किस में मापते हैं? तो विस्थापन को मीटर में मापते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु को क्या कहते हैं? वस्तु के विस्थापन के दर को उस वस्तु को क्या कहते हैं? बताइए। ए वेग, ए विस्थापन, बी दूरी, सी चाल, डी वेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, बस परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो यहाँ त्वरण कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? त्वरण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वायुमंडल दाब मापने की यंत्र क्या है? वायुमंडल दाब मापने का यंत्र क्या है? तो वायुमंडल दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? वायुमंडल दाब मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, वोल्टमीटर से विभवांतर मापते हैं। चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर, रक्तचाप मापने के यंत्र क्या है? स्फेग्नोमेनोमीटर, अल्टीमीटर, सिस्मोग्राफ, फोटोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्फेग्नोमेनोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व, सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्ष घनत्व, पानी का गर्म, समुद्र की गहराई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? सूर्य की किरण की तीव्रता, विद्युत धारा की उपस्थिति, सापेक्ष घनत्व, रक्तचाप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी जस्ट पढ़ाएं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट कीजिए पूरे क्वेश्चन पर। विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 1 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विषुवत रेखा पर जो है 0 डिग्री नमन कोण होता है। ध्रुव पर नमन कोण कितना डिग्री का होता है? कमेंट करके बताइए। ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ए 0, बी अनंत, सी 2, डी 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आदर्श वोल्ट मीटर का जो है
प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। और ये जो है आपका समांतर क्रम में लगाया जाता है। आगे है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, उसका जो है ना आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अमीटर का प्रयोग किस क्रम में किया जाता है, तो अभी जस्ट बताएं आप लोग को। ए समांतर क्रम, बी श्रेणी क्रम, डी मिश्रित क्रम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है अमीटर जो है हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है, ए समांतर क्रम, बी मिश्रित क्रम, सी श्रेणी क्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा समांतर क्रम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, सोना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है, तांबा, सोना, हीरा, लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सोना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, ए नरम लोहा, बी सोना, सी इस्पात, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नरम लोहा। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, इस्पात, कच्चा लोहा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो इस्पात। इस्पात से स्थायी चुंबक बनाया जाता है। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, 670 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस, 358 डिग्री सेल्सियस। तो अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं 770 डिग्री सेल्सियस लोहा का क्यूरी ताप होता है और निकेल का 358 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से आज का जो है थ्योरी क्लास प्लस उससे जो रिलेटेड बना ऑब्जेक्टिव है मैं सारा कवर किए हैं। आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताएं, तब फिर मैं आगे का वीडियो बनाएंगे अगला चैप्टर के लिए। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए इस वीडियो को, और वीडियो एक बार दो बार देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।